Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Bharat Forecast System. This topic could be used in GS paper 3 इंडियन इकोनॉमी में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस एज वेल एज साइंस एंड टेक में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समझते हैं क्या है भारत फोरकास्ट सिस्टम। देखिए, हाल फिलहाल में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि सून इट विल बी अडॉप्टिंग भारत फोरकास्ट सिस्टम फॉर वेदर फोरकास्टिंग। भारत फोरकास्ट सिस्टम विल बी एन एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी विच इज बेस्ड इन पुणे। भारत फोरकास्ट सिस्टम की खासियत ये होगी कि इट विल प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट विथ अ प्रिसीजन रिजोल्यूशन ऑफ 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस तक में कैसा वेदर होगा और उसके आगे किस तरीके से वेदर चेंज होगा, इस प्रिसीजन तक बता पाएगा हमें वेदर फोरकास्ट सिस्टम बता पाएगा दिस भारत फोरकास्ट सिस्टम। तो इस तरीके से इतना प्रिसाइज होगा दिस भारत फोरकास्ट सिस्टम इन इट्स वेदर फोरकास्टिंग। अभी तक जो हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम GFS। उसके प्रिसीजन जो है वो लगभग 12 किलोमीटर तक की है। उससे डबल प्रिसाइज होगा हमारा भारत फोरकास्ट सिस्टम विच विल बी नाउ यूज्ड। तो इट विल बी यूज टू प्रिडिक्ट स्मॉल स्केल वेदर फीचर्स इवन मोर एक्यूरेटली। एकदम लोकलाइज्ड वेदर फिनोमिना को भी प्रिडिक्ट करने में सक्सेसफुल रहेगा भारत फोरकास्ट सिस्टम। It is expected कि भारत forecast system will show about 30% improvement in weather forecasting as far as extreme rainfalls या other extreme weather phenomena are concerned. क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी भारत फोरकास्ट सिस्टम में वो भी समझते हैं। तो देखिए, भारत फोरकास्ट सिस्टम में ओवरऑल न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम ही होगा। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम का मतलब होता है वेदर रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ रडार्स, जिनको कहा जाता है डॉपलर रडार्स विच आर यूज्ड फॉर वेदर डेटा कलेक्शन। तो डॉपलर रडार्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, बट उसके पहले समझते हैं कि कैसे भारत फोरकास्ट सिस्टम काम करेगा। तो भारत फोरकास्ट सिस्टम में जनरल कंप्यूटिंग ही होगी। डॉपलर रडार्स की मदद से वेदर रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उसमें फिर कुछ फिजिक्स के इक्वेशंस लगा करके कंप्यूटर सिमुलेशन करके वेदर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। कि फोरकास्टिंग मतलब आने वाले टाइम में किस तरीके का वेदर हो सकता है 2 या 3 दिन में। उसके लिए डॉपलर रडार बेस्ड डेटा कलेक्ट करके फिजिक्स के इक्वेशंस लगा करके नॉर्मल कंप्यूटर सिमुलेशंस किया जाता है। इसी को कहा जाता है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन। बट भारत फोरकास्ट सिस्टम हाउ इट वुड बी इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। तो जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन होता है। भारत फोरकास्ट सिस्टम में भी न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन होगा। प्लस भारत फोरकास्ट विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू मेक इट्स वेदर रिलेटेड प्रेडिक्शन मोर प्रिसाइज। इस पर्पस के लिए सुपर कंप्यूटर आर्का का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जरा समझते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। देखिए, डॉपलर इफेक्ट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है फॉर डॉपलर रडार्स विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर कलेक्टिंग वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, फिजिक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि एक एम्बुलेंस से है, इस एम्बुलेंस से सायरन रिलीज हो रहा है लगातार और ये एम्बुलेंस इस डायरेक्शन में चल रही है। तो जो इंसान इसके आगे खड़ा है, मतलब जिस इंसान के तरफ ये एम्बुलेंस आ रही है, उस इंसान को इस एम्बुलेंस द्वारा रिलीज की गई सायरन की जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी, उसको ये ऑब्जर्व होगी व्हेन दिस पर्सन विल रिसीव दिस सायरन। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे कि ये एम्बुलेंस एक सायरन रिलीज कर रहा है, उस सायरन की अपनी एक रियल फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जो दो अलग अलग लोग खड़े हैं, एक उस डायरेक्शन में खड़ा है जिस डायरेक्शन में ये एम्बुलेंस आ रही है और दूसरा इंसान उस जगह खड़ा है जिससे दूर जा रही है एम्बुलेंस। अब इस एम्बुलेंस से आने वाले सायरन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, बट जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो इन दोनों के लिए अलग अलग होगी।
इसको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी इट विल बी हाइयर than the real frequency of the siren released by this ambulance. while इस इंसान को जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी इट विल बी लोअर देन द रियल फ्रीक्वेंसी रिलीज्ड बाय द सायरन ऑफ दिस एम्बुलेंस. तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट एक बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. कोई भी ऐसी चीज जो वेव रिलीज कर रही है और वो मूव भी कर रही है, तो सोर्स ऑफ वेव रिलीजिंग एंटिटी इफ इट इज मूविंग, तो जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन में खड़े लोगों को वो वेव की फ्रीक्वेंसी हाइयर ऑब्जर्व होगी और जिससे दूर जा रही है वहां पे लोगों को वेव की फ्रीक्वेंसी लोअर ऑब्जर्व होगी. इसी का इस्तेमाल किया जाता है डॉपलर रडार सिस्टम में. मान लीजिए कि रेन और क्लाउड है. ये क्लाउड जो है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है एक डॉपलर. इस तरह के कई सारे डॉपलर रडार्स भारत के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम, इसमें 40 डॉपलर वेदर रडार्स भारत के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं. और पीरियड ऑफ टाइम द नंबर्स विल बी इंक्रीज टू 100. अब ये डॉपलर रडार्स क्या करेंगे कि अगर कोई रेन ड्रॉपलेट्स रिलीज करने वाला क्लाउड है वो उनसे नजदीक आ रहा है, तो ये समझ जाएंगे कि हमारे डायरेक्शन में बारिश आने वाली है, यहाँ पे बारिश होने वाली है. अगर दूर जा रहा है तो डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करके वो ये भी समझ जाएंगे कि नाउ द क्लाउड इज गोइंग अवे, तो यहाँ पे बारिश नहीं होने वाली है. सो दिस इज हाउ डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे बना होता है डॉपलर रडार्स. एंड डॉपलर रडार्स 40 अलग अलग हिस्सों में भारत के लगाए गए हैं. वहां से डेटा आएगा, उस डेटा की फिर एनालिसिस की जाएगी और उसके बाद उसमें एआई बेस्ड सिस्टम्स अप्लाई किए जाएंगे इन ऑर्डर टू हैव मोर प्रिसाइज वेदर फोरकास्टिंग. ये सब कुछ होगा भारत फोरकास्ट सिस्टम में. भारत फोरकास्ट सिस्टम के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स. दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. करंट न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक locomotive. Locomotives are basically the engines which are used to pull the engines, which are used to pull the railway cabins. तो उनको कहा जाता है लोकोमोटिव्स. अब दाहोद गुजरात में एक इस तरीके का लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है और वहाँ पे पहला जो लोकोमोटिव इंजन मैन्युफैक्चर किया गया है उसको फिर इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. उस इंजन का कैपेसिटी 9000 हॉर्स पावर है. दिस इंजन विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड एट दाहोद प्लांट इन गुजरात, इट इज सेकेंड मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव फॉर इंडियन रेलवेज. इससे भी ज़्यादा पावरफुल एक लोकोमोटिव ऑलरेडी एप्लीकेशन में है जिसकी कैपेसिटी है 12000 हॉर्स पावर. उसका नाम है WAG-12B. ये WAG-12B इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इसको मैन्युफैक्चर किया गया था एट मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट इन मधेपुरा फैसिलिटी ऑफ बिहार. दिस मधेपुरा फैसिलिटी ऑफ लोकोमोटिव इज ज्वाइंट वेंचर बिटवीन अल्स्टॉम एंड इंडियन रेलवेज. ये जो दाहोद में लोकोमोटिव फैसिलिटी बनाई जा रही है, इट इज joint venture of Indian Railways and German company Siemens. So Siemens will act as technological partner. Siemens will act as technological partner to manufacture these locomotives at Dahod. Siemens को काम दिया गया है कि आप दाहोद गुजरात में आप लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर भी करें प्लस अगले 35 सालों तक इन लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस भी करें एट 4 डिपोज विच आर विशाखापट्टनम, रायपुर, खड़गपुर एंड पुणे. टोटल इस प्लांट में, दाहोद प्लांट में टारगेट ये है कि आने वाले 11 सालों में 1200 और इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव्स बनाए जाएंगे. इस तरीके के जो पहला अभी इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने, इस तरीके से 1200 और इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव्स बनाए जाएंगे. तो इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव्स मेनली जो यहाँ बनाए जाएंगे दाहोद में, इनका मेन मकसद होगा कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं भारत के अंदर, अभी तक 2 फंक्शनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं. व्हाट आर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स? दीज आर स्पेशलाइज्ड रेलवे लाइंस जहां पे सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, फ्रेट ट्रेन्स चलेंगी. इनको कहा गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. उससे फायदा क्या होगा कि जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनका स्पीड, एवरेज स्पीड बढ़ेगा तो कार्गो मूवमेंट
या लॉजिस्टिक्स विल बिकम फास्टर, प्लस जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनको अनड्यूली कंजेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अभी दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है। पहला है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये लगभग दिल्ली से हावड़ा तक जा रहा है, और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो अगेन दादरी से जा रहा है मुंबई तक। तो ये हो गया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इनका मेन मकसद है कि लॉजिस्टिक्स को स्ट्रेंथन किया जाए, प्लस पैसेंजर ट्रेन नेटवर्क को डीकंजेस्ट किया जाए। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो हमने बना दिया, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइज इंजन्स भी तो चाहिए, और उन स्पेशलाइज इंजन्स के लिए फिर ये दाहोद फैसिलिटी स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे 1200 न्यू फ्रेट लोकोमोटिव्स बनाए जाएंगे इन कमिंग 11 ईयर्स। तो इससे क्या है कि जो हमारी फ्रेट ट्रेन से हैं, जो माल गाड़ियां हैं, उनका एवरेज स्पीड जो है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर से बढ़ करके 50 to 60 किलोमीटर पर आवर तक आ जाएगा। प्लस द कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी विल ऑल्सो बी मोर। नाउ दीज ट्रेन्स कैन have cargo handling capacity up to 4,500 tons and that too at a speed of 75 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। So that is why उनकी cargo capacity will be higher as well as speed will also be higher. Plus these new locomotives which are being generated at Dahod, Gujarat, they will be equipped with regenerative braking system। क्या होता है regenerative braking system? जब जब हम ब्रेक लगाते हैं, कई सारी हमारी गाड़ियों में भी आजकल जो कई सारी ईवी या हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या सेमी हाइब्रिड गाड़ियां जो आ रही हैं, जिसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक इंजन्स के भी फीचर्स होते हैं, उनमें लगा रहता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। जब जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो बेसिकली हम गाड़ी मूव कर रही है उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में वी आर रिड्यूसिंग या लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब जब ब्रेक लगाते हैं हम लोग, तो जो काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की लूज हो रही है, मूवमेंट कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय चार्जिंग ऑफ द बैटरी, और उस बैटरी चार्ज जिनकी मदद से फिर आगे कार को एक्सेलरेट करने में मदद मिलती है। तो दिस इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम विच इज जनरली बीइंग यूज्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दीज डेज। अब यही रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इन दाहोद में बनाए गए लोकोमोटिव्स के अंदर भी होगा। अब मेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस करंट एग्जांपल का? तो दिस करंट डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड एट दाहोद, जहां पे फ्रेट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाए गए हैं, it can be mentioned as good example of make in India initiative। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट Tianwen-2 मिशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज ये है कि चाइना हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिशन। लॉन्च अभी तक किया नहीं है, इट विल बी लॉन्चिंग ऑन थर्सडे। So it is almost ready to launch its first mission to a near Earth asteroid जिसका नाम है 469219 Camo Oleva। तो पूरा ये 469269 फोन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये नाम भी याद रखो कामो ओलेवा तो भी काफी है। तो एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है कामो ओलेवा, वहां पे चाइना अपना एक मिशन भेज रहा है जिस मिशन का नाम है Tianwen-2 मिशन। Tianwen-2 मिशन का काम होगा टू रिट्रीव सैंपल फ्रॉम दिस नियर अर्थ एस्टेरॉइड एंड ब्रिंग इट टू द अर्थ। अगर चाइना ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इट विल बी ओनली थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ब्रॉट सम सैंपल फ्रॉम एन एस्टेरॉइड। इसके पहले अमेरिका ला चुका है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ला चुकी है एस्टेरॉइड से सैंपल अंडर मिशन ओसिरिस रेक्स, and Japan Hayabusa 2 mission also has brought sample from asteroids, and now China is attempting this, and if it becomes successful it will be third country in the world to do so। The technology employed by China under its Tianwen-2 mission would be known as touch and go method। यही मेथड अप्लाई किया था नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन में एंड जापान ने हायाबुसा 2 मिशन में। ये टच एंड गो मेथड में होगा क्या कि the spacecraft Tianwen-2 mission will hover around this asteroid, इसके अराउंड घूमता रहेगा, and then suddenly it will fire a gas। जिस गैस के फायरिंग से इसका
थोड़ा सा रॉक सैंपल जो है वो सेपरेट होगा फ्रॉम द एस्टेरॉयड एंड दैट रॉक सैंपल विल बी कलेक्टेड बैक विथ हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस गैस। तो गैस फायरिंग करके रॉक को बनाया, थोड़ा सा सेपरेट किया जाएगा, पार्ट ऑफ रॉक विल बी सेपरेटेड एंड देन absorption of the gas will help in collecting back the sample, and then this Tianwen 2 mission will bring back that rock sample to the earth. So this method is known as touch and go method for collecting rock sample from any asteroid. अगर इस एस्टेरॉयड कामे ओलिवा की बात की जाए तो इट इज ए नियर अर्थ एस्टेरॉयड दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 2016। इसकी एक खासियत क्या है कि इट इज क्वासी सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब ये क्या मामला है समझते हैं। देखिए, नॉर्मली जो सैटेलाइट्स होते हैं, सेलेसियल बॉडीज विच आर सैटेलाइट्स ऑफ एनी प्लैनेट, फॉर एग्जांपल मून की बात कर लें, इट इज सैटेलाइट टू अर्थ, तो इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ ओनली, राइट। जैसे हमारा अर्थ हो गया, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ ओनली, इट इज अंडर कंप्लीट इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मून को कहा जाएगा कि इट इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इट ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ। बट व्हाट आर क्वासी सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ, वो समझते हैं। क्वासी सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ आर दो सेलेसियल बॉडीज विच ऑर्बिट अराउंड सन, ये सन के अराउंड ही घूमते हैं, बट दे आर ऑल्सो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। They orbit around sun but remain gravitationally influenced by earth as well. ऐसे celestial bodies को कहा जाता है quasi satellite celestial bodies, and this Kameleva asteroid is quasi satellite celestial body. Scientists का मानना है कि this Kameleva might have been created because of fragmentation of moon. तो moon के टूटने से ये Kameleva बना होगा कभी in the past. On the basis of this discussion, this is the prelims practice question. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about oil spill is scare of at Kerala coast. This topic is important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view. Current news ये है कि Liberia based एक cargo ship MSC Elsa 3 capsized at Kerala coast. केरला के कोस्ट के आसपास में ऐसा एक लाइबेरिया बेस्ड शिप था, वो पलट गया। उस पे 30 कंटेनर्स थे। बहुत सारे कंटेनर जो हैं दे हैव नाउ लीक्ड, और उनमें से जो हजार्डस केमिकल है वो केरला कोस्ट के आसपास के वाटर में मिक्स हो गया है, एंड इट हैज वॉश्ड ऑफ शोर टू अल्पुजा एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। उनमें से 12 ऐसे कंटेनर्स हैं जिसमें कैल्शियम कार्बाइड भी है। कैल्शियम कार्बाइड इज हजार्डस केमिकल क्योंकि इट कैन रिएक्ट विद सी वाटर एंड प्रोड्यूस हाईली फ्लेमेबल एसिटिलीन गैस। तो इस कारण से थ्रेट है कि आसपास में कहीं आग ना लग जाए, जो लोकल मरीन इकोसिस्टम है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। बट अभी तक अच्छी बात यह है कि नो ऑयल स्पिल हैज़ बीन डिटेक्टेड सो फार। ऑयल स्पिल अभी तक नहीं मिला है, बट इंडियन कोस्ट गार्ड्स आर कंसर्न्ड कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऑयल स्पिल का भी खतरा देखने को मिले। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बाइड के कारण हो सकता है कि acetylene gas may cause bigger damages. It may cause fire in the nearby region as well as environmental damages. Considering the threat, Kerala government has declared environmental emergency in Kerala. अब ऑयल स्पिल, देखिए कैल्शियम कार्बाइड का तो अपना खतरा है ही है, लेकिन उससे बड़ा डर है ऑयल स्पिल का। अभी तक ऑयल स्पिल की कोई खबर नहीं आई है, बट ऑयल स्पिल इज मोर डेंजरस, क्योंकि ऑयल स्पिल जब होता है, होता क्या है कि अगर किसी भी कंटेनर शिप से ऑयल रिलीज हो जाता है, जो ऑयल जो वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट, जिसको इग्नाइट करके वो अपने लिए एनर्जी निकालते हैं, इफ दैट ऑयल स्पिल्स इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी, तो फिर वो ऑयल इज जनरली लाइटर देन द वाटर, तो वो ऑयल वाटर के ऊपर ऊपर तैरने लगता है, जिस कारण से सनलाइट इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट डाउन द वाटर बॉडी। जब सनलाइट नीचे नहीं जाता है तो फिर नीचे वाटर के अंदर के जो मरीन प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ऑल, जो वाटर के अंदर के आप कह सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स हैं, विच जनरेट्स biomass which is eaten by smaller fishes, and then smaller fishes are eaten by bigger fishes and other marine animals. ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ब्रेक हो सकता है। रीजन बीइंग सनलाइट तो जा नहीं रही है, तो अब माइक्रो एल्गीज विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस बायोमास, फिर स्मॉल फिशेज को खा नहीं पाएंगी। तो पूरा का पूरा जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिसरप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल, सिंस सनलाइट इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट, देन वाटर बॉडी के अंदर जहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ है
पूरा का पूरा फूड चेन डिसरप्ट हो सकता है एंड इट माइट लीड टू डेथ फॉर लार्ज स्केल ऑफ मरीन एनिमल्स विच आर इन द एरिया जहां पे ऑयल स्पिल हुआ है। तो फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगा, प्लस दीज मरीन एनिमल्स आर एक्सपोज टू टॉक्सिक केमिकल्स विच हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द मरीन इकोसिस्टम। प्लस बहुत सारे ऐसे वाटर बेस्ड बर्ड्स होते हैं, उनके फीदर्स में ऑयल कोटिंग एक चिपक जाती है, ऑयल कोटिंग हो जाती है, जिस कारण से दे आर नॉट एबल टू फ्लाई एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट ड्राउनिंग, क्योंकि वो मूव कर ही नहीं पा रहे, अपने पंख फैला ही नहीं पा रहे, तो दे स्टार्ट ड्राउनिंग। अब ऑयल स्पिल को क्लीन करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, तो एक टेक्नोलॉजी का नाम है बायो रेमिडिएशन, जिसको डेवलप किया है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस टेक्नोलॉजी का नाम है ऑयल जैपेरन ओलीवोरस एस। इसकी मदद से क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया, स्पेशल तरीके के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है विच आर यूज टू डिग्रेड दिस क्रूड ऑयल स्पिल्स। उसके अलावा देर आर सम सॉर्बेंट मटेरियल जो ऑयल स्पिल को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एक सॉर्बेंट मटेरियल है मिल्क वीड प्लांट फाइबर, जो राजस्थान में जनरली मिलता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द ऑयल स्पिल इन एन एरिया वेयर ऑयल स्पिल हैज हैपेंड। उसके अलावा इस तरह के ऑयल बूम्स होते हैं, लार्ज फ्लोटिंग बूम्स, जिसकी मदद से आइसोलेट किया जा सकता है ऑयल स्पिल एरिया को। और फिर ऑयल बूम्स इस्तेमाल करने के बाद स्कीमर्स होते हैं, जिनकी मदद से ऑयल स्पिल को स्कीम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है और उसको अलग सेपरेट करके कहीं और जाकर के डंप किया जा सकता है। तो ऑयल बूम एंड स्कीमर्स आर जनरली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन in order to deal with the threat of oil spill. Let us see the framework at national and international level to deal with oil spill. Oil spill से related मेंस में प्रश्न आते रहते हैं। तो नेशनल लेवल पे देर इज मर्चेंट शिपिंग एक्ट विच रेगुलेट्स शिपिंग as well as it is in line with international convention MARPOL to deal with oil spill. उसके अलावा भारत सरकार लेकर के आई नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान, जिसके अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड्स को बनाया नोडल एजेंसी टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑयल स्पिल। इंटरनेशनल लेवल पे देर आर टू कन्वेंशन, मार्पोल कन्वेंशन अंडर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड बंकर कन्वेंशन, दे डील विद द थ्रेट्स ऑफ ऑयल स्पिल। सीधा सीधा तो रिलेटेड नहीं है, बट लाइफ बिलो वाटर से रिलेटेड ये APSC ने प्रीलिम्स प्रश्न पूछा था, HDG गोल एंड लाइफ बिलो वाटर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ऑयल स्पिल का थ्रेट क्या है मरीन इकोसिस्टम पे, उसके लिए क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन है, क्या कंसिक्वेंसेज हैं, व्हाट कुड बी वे फॉरवर्ड। सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल। गोलकनाथ केस से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही थे। नीति आयोग से पूछा था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं टू द वाइस चेयरमैन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये स्टेटमेंट बस गलत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज नॉट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इट इज रिलीज्ड बाय IMF। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। ट्रैगलोफाइल तो वही एनिमल ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच लिव इनसाइड एंड आउटसाइड केव्स। इंटरनेशनल TDS से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।